फाइनली दोस्तों एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिल चुकी है, डिस्पिकेबल मी 4। जी हाँ दोस्तों, ये रिलीज़ हो चुकी है, लोगों द्वारा इसे बड़ा पसंद किया जा रहा है और अब तक इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 220 मिलियन के पार जा चुका है। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, इसकी फैक्ट, डिटेल, अपडेट, स्टोरी, सभी कुछ जानकारी आपको बताने वाला है इस एक वीडियो के अंदर। दोस्तों ये जो मूवी है हमें एक तो फैमिली कॉमेडी मूवी है, 1 घंटा 34 मिनट टोटल इसकी लेंथ है। तो पूरी जानकारी जानना चालू करते हैं, आप वीडियो को लाइक कर दे। डिस्पिकेबल मी 4 एक 2024 की अमेरिकी एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्माण यूनिवर्सल पिक्चर्स और इल्यूमिनेशन द्वारा किया गया है और यूनिवर्सल द्वारा वितरित किया गया है। यह डिस्पिकेबल मी 3 2017 का सीक्वल है जो कि चौथी मुख्य किस्त है और डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी में छठी समग्र किस्त है। फिल्म का निर्देशन क्रिस रेनॉर्ड ने किया है। संनिर्देशक पैट्रिक डेलाज अपने फीचर निर्देशन में पहली बार, निर्माता क्रिस मेलेंड्री और ब्रेट हॉफमैन और लेखक माइक व्हाइट और केन डोरियो हैं। इसमें स्टीव कैरेल, क्रिस्टन वाइग, पियरे कॉफिन, जॉय किंग, मिरांडा कोसग्रोव, स्टीव कूगन, सोफिया वर्गीज, स्टीफन कोलबर्ट, रेनॉर्ड, मेडिसन पोलन, डाना गेयर, क्लो फाइनमैन और विल फेरेल की आवाजें हैं। फिल्म में ग्रू, कैरेल और उसके परिवार, जिसमें अब ग्रू जूनियर भी शामिल है, को मैक्सिम ले माल, फेरेल से छिपने के लिए एक सुरक्षित घर में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर किया जाता है, जो ग्रू का एक पुराना सहपाठी और प्रतिद्वंद्वी है जो अपनी प्रेमिका वैलेंटिना वर्गारा के साथ बदला लेना चाहता है। उसी समय नए पड़ोसियों में से एक, पोपी प्रेस्कॉट किंग, ग्रू को अपने पुराने स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद करने पर आमादा है। सितंबर 2017 में चौथी मुख्य डिस्पिकेबल मी फिल्म पर काम शुरू हुआ। फरवरी 2022 में इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई, जिसमें रेनॉर्ड, डेलेज और व्हाइट क्रमशः निर्देशक, संनिर्देशक और लेखक के रूप में जुड़े। जून 2022 तक उत्पादन शुरू हो गया था। जनवरी 2024 में अधिकांश मुख्य वॉयस कास्ट की घोषणा की गई, जिसमें हॉफमैन और डोरियो क्रमशः सहनिर्माता और सहलेखक के रूप में सामने आए। हेटर परेरा और फेरेल विलियम्स पिछले किश्तों से क्रमशः स्कोर बनाने और मूल गीत और थीम लिखने के लिए लौटे। डिस्पिकेबल मी 4 का प्रीमियर 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क शहर के जैज 8 लिंकन सेंटर में हुआ। इसे ऑस्ट्रेलिया में 20 जून को और संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 जुलाई को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $240 मिलियन की कमाई की। कथानक, एंटीविलेन लीग, एवीएल एजेंट फेलोनियस ग्रू अपने स्कूल लीसी पास बॉन में एक पुनर्मिलन में भाग लेता है, जहां वह अपने प्रतिद्वंद्वी मैक्सिम ले माल के साथ फिर से मिलता है, जिसका ग्रू के साथ झगड़ा है क्योंकि उसने बचपन में उसके टैलेंट शो के एक्ट को चुरा लिया था। मैक्सिम ने खुलासा किया कि उसने खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए कॉकरोच के अंगों से खुद को मजबूत किया है और इसलिए वह दुनिया को जीत सकता है, लेकिन ग्रू ने एवीएल की मदद से उसे गिरफ्तार करवा दिया है। मैक्सिम जेल से भाग जाता है और अपने आविष्कार का खुलासा करता है जो लोगों को मानवरोच संकर में बदल देता है, जिसका उपयोग वह विशेष रूप से ग्रू के जैविक शिशु बेटे फेलोनियस ग्रू जूनियर पर करने की योजना बना रहा है। सिलास रामसबॉटम ग्रू परिवार से मिलने जाता है और उन्हें मैक्सिम के भागने की सूचना देता है और एवीएल को ग्रू परिवार को नई पहचान के साथ दूसरे शहर में एक घर में स्थानांतरित करना होगा। अधिकांश मिनियन एवीएल द्वारा ले लिए जाते हैं, जहां सिलास उनमें से 5 को चुनता है, डेव, मेल, गस, टिम और जेरी, जिन्हें मेगामिनियन नामक एक पहल के तहत शक्तियां प्रदान की जाती हैं, लेकिन समूह द्वारा शहर में नुकसान पहुंचाने के बाद पहल को बंद कर दिया जाता है। अपने नए संपन्न आवासीय शहर में ग्रू और उसका परिवार अपने पड़ोसियों प्रेस्कॉट्स और उनकी बेटी पोपी से मिलते हैं। पोपी, एक महत्वाकांक्षी खलनायक, ग्रू को उसके खलनायक के रूप में पिछले करियर से पहचानती है और धमकी देती है कि अगर वह उसे लीसी पास बॉन के शुभंकर, लेनी नामक एक हनी बेजर को चुराने में मदद नहीं करता है, तो वह उसका पर्दाफाश कर देगी ताकि उसे वहां नामांकित किया जा सके। यह जोड़ी 3 मिनियन और ग्रू जूनियर की मदद से स्कूल से लेनी को सफलतापूर्वक चुरा लेती है। स्कूल के प्रिंसिपल उबेल्शलेच ने सुरक्षा कैमरे के फुटेज के माध्यम से ग्रू की पहचान की और लेनी के कॉलर में लगे ट्रैकर का उपयोग करके ग्रू के ठिकाने के बारे में सूचित करने के लिए मैक्सिम से संपर्क किया।
अगले दिन जब ग्रू और लूसी प्रेस्कॉट्स के साथ टेनिस अभ्यास के लिए गए हुए थे, प्रिंसिपल उबेल्शलेज घर पर लड़कियों से ग्रू के ठिकाने के बारे में पूछताछ करने के लिए आए। मार्गो द्वारा बुलाए जाने के बाद ग्रू और लूसी घर वापस भागते हैं और उबेल्शलेज से लड़ते हैं। लूसी एवीएल से भी संपर्क करती है, जो बदले में मैक्सिम को रोकने के लिए मेगामिनियन को सेवानिवृत्ति से बाहर बुलाता है। हालांकि अराजकता में ग्रू जूनियर घर से निकल जाता है और मैक्सिम उसे देख लेता है, जो उसका अपहरण करने के लिए आगे बढ़ता है। ग्रू एक इमारत में मैक्सिम से मिलता है, जहां वह बताता है कि उसने ग्रू जूनियर को रोच हाइब्रिड में बदल दिया है और ग्रू जूनियर के साथ मिलकर उससे लड़ता है। ग्रू द्वारा अपने बेटे को दिए गए उत्साहवर्धक शब्दों से ग्रू जूनियर अपनी स्थिति से मुक्त हो जाता है और मैक्सिम पर हमला कर देता है। मैक्सिम जमीन पर गिर जाता है, जहां उसे मेगामिनियन और कई जानवरों और कीड़ों की मदद से और भी कुचल दिया जाता है, जो उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हैं। ग्रू और उसका परिवार अपने घर लौटता है, जहां डॉ नेफारियो ग्रू जूनियर के परिवर्तन को उलट देता है। बाद में ग्रू मैक्सिम से जेल में मिलने जाता है और अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए उनसे बात करता है। इसके बाद यह जोड़ी कैदियों के लिए जेल में एवरीबडी वांट्स टू रूल द वर्ल्ड का प्रदर्शन करती है, जिसमें ग्रू के सभी पिछले विरोधी शामिल होते हैं, जबकि पोपी को लाइसी पास बॉन में नामांकित दिखाया जाता है। आवाज कास्ट: स्टीव कैरेल, फेलोनियस ग्रू, एक पूर्व सुपरविलेन जो अब एंटीविलेन लीग एजेंट है, जो मार्गो, एडिथ और एग्नेस का दत्तक पिता, ग्रू जूनियर का जैविक पिता और लूसी का पति है, जो चेट कनिंघम के रूप में प्रस्तुत होता है। क्रिस्टन विग, लूसी वाइल्ड, एक एंटीविलेन लीग एजेंट, ग्रू की पत्नी और मार्गो, एडिथ और एग्नेस की दत्तक माँ और ग्रू जूनियर की जैविक माँ, जो ब्लैंच कनिंघम के रूप में प्रस्तुत होती है। विल फेरेल मैक्सिम ले माल के रूप में फ्रांसीसी उच्चारण वाला एक सुपरविलेन जिसके पास कॉकरोच के उन्नत अंग हैं, जो ग्रू और उसके परिवार से बदला लेना चाहता है। जॉय किंग पोपी प्रेस्कॉट के रूप में एक महत्वाकांक्षी सुपरविलेन जो लंबे समय से ग्रू की प्रशंसा करता है, और मेफ्लावर में ग्रू का नया पड़ोसी 6। सोफिया वर्गारा वैलेंटिना के रूप में मैक्सिम की घातक प्रेमिका। स्टीफन कोलबर्ट पेरी प्रेस्कॉट के रूप में पोपी के पिता, पैट्सी के पति और मेफ्लावर में ग्रू के नए पड़ोसी 6। क्लो फाइनमैन पैट्सी प्रेस्कॉट के रूप में पोपी की माँ, पेरी की पत्नी और मेफ्लावर में ग्रू की नई पड़ोसी 6। मिरांडा कॉसग्रोव, मार्गो, ग्रू और लूसी की सबसे बड़ी दत्तक पुत्री, जो ब्री कनिंघम के रूप में प्रस्तुत होती है। स्टीव कुगन, सिलास रामसबॉटम, एंटीविलेन लीग के पूर्व सेवानिवृत्त निदेशक। पेरे कॉफिन मिनियन के रूप में ग्रू के पीले गुर्गे, जिनमें से अधिकांश को बाद में एंटीविलेन लीग में एजेंट के रूप में नौकरी मिल जाती है। डाना गेयर, एडिथ, ग्रू और लूसी की मझली दत्तक पुत्री, जो ब्लेयर कनिंघम के रूप में प्रस्तुत होती है। मेडिसन पोलन एग्नेस के रूप में ग्रू और लूसी की सबसे छोटी दत्तक बेटी, जो ब्रिटनी कनिंघम के रूप में प्रस्तुत होती है। पोलन ने तीसरी फिल्म में नेव शारेल की जगह ली है। क्रिस रेनॉर्ड प्रिंसिपल उबेल्शलेज के रूप में लिसी पास बॉन के प्रिंसिपल। इसके अलावा जॉन डिमैगियो, जिन्होंने पहले मिनियन द राइज ऑफ ग्रू 2022 में वाइल्ड नकल्स के पूर्व गुर्गे में से एक और मिनियन स्काउट्स एनिमेटेड शॉर्ट में स्काउट मास्टर की आवाज दी थी, कार्ल की आवाज देते हैं, जो एक बस ड्राइवर है जो एवीएल के लिए काम करता है और बचे हुए मिनियन को उनके नए गंतव्य तक पहुंचाता है। लारेन न्यूमैन ने मेलोरा की आवाज दी है, जो एक सैलून ग्राहक है जिसे लूसी ने गलती से जला दिया था, और रोमेश रंगनाथन ने डॉ नेफारियो की आवाज दी है, जो ग्रू का गैजेटियर है, जो उसे और उसके मिनियन के लिए आविष्कार प्रदान करता है। रंगनाथन नेफारियो के लंबे समय के अभिनेता रसेल ब्रांड की जगह लेते हैं। फिल्म के अंत में गैर बोलने वाले कैमियो में ग्रू के पड़ोसी फ्रेड मैकडेड, उनकी मां मार्लेना और उनके जुड़वां भाई ड्रू, साथ ही पिछले किश्तों के कई खलनायक शामिल हैं। वेक्टर, उनके पिता मिस्टर परकिंस, एल माचो, बाल्थाजार ब्रैट, स्कारलेट और हर्ब ओवरकिल, और विशियस 6 के शेष सदस्य बेले बॉटम, जीन क्लॉयड, स्वेंजेंस, स्ट्रोंगहोल्ड और नंचक। उत्पादन: डिस्पिकेबल मी 4 का विकास सितंबर 2017 में शुरू हुआ, जिसमें लंबे समय से डिस्पिकेबल मी और इल्यूमिनेशन के लेखक सिंको पॉल और केन डोरियो ने स्क्रिप्ट के शुरुआती ड्राफ्ट लिखे। 7.
फरवरी 2022 में फिल्म की आधिकारिक पुष्टि की गई, जिसमें अनुपवी डिस्पिकेबल मी निर्देशक क्रिस रेनॉल्ड, पैट्रिक डेलेज और माइक व्हाइट क्रमशः निर्देशक, सह-निर्देशक और लेखक के रूप में जुड़े और 3 जुलाई 2024 को रिलीज की तारीख की घोषणा की गई। 8-9 जून 2022 तक उत्पादन शुरू हो गया था, जिसमें स्टीव कैरेल ने कुछ सत्रों के बाद अपनी आवाज की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। 10 अधिकांश उत्पादन कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था। 11 जनवरी 2024 में यह घोषणा की गई कि कैरेल, क्रिस्टन वाइग, मिरांडा कॉसग्रोव, डाना गेयर, पियरे कॉफिन और स्टीव कुगन ग्रू, लूसी वाइल्ड, मार्गो, एडिथ, द मिनियन और सीलास रामसबॉटम के रूप में अपनी अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाने के लिए लौटेंगे, जबकि विल फेरेल, जॉय किंग, सोफिया वेरगारा, स्टीफन कोलबर्ट, क्लो फाइनमैन और मेडिसन पोलन, नेव शारेल की जगह वॉयस कास्ट में शामिल होंगे, क्रमशः मैक्सिम लेमाल, पोपी प्रेस्कॉट, वेलेंटीना, पेरी प्रेस्कॉट, पैट्सी प्रेस्कॉट और एग्नेस के लिए आवाज देंगे। 12-13 उसी महीने यह घोषणा की गई कि द सुपर मारियो ब्रदर्स मूवी 2023 के कार्यकारी निर्माता ब्रेट हॉफमैन और डोरियो को क्रमशः सहनिर्माता और सहलेखक के रूप में जोड़ा गया। एनिमेशन फिल्म निर्देशक क्रिस रेनॉल्ड के अनुसार पिछली फिल्मों में दिखाई देने वाले कुछ पात्रों के चरित्र रिग और सथों को इस सीक्वल के लिए अपडेट किया गया था। फ्रेड मैकडेड, जो पहली फिल्म के बाद से दिखाई नहीं दिए थे, को फिर से बनाया गया क्योंकि उनका चरित्र मॉडल बहुत बूढ़ा हो गया था। वह दृश्य जिसमें पोपी एक आर्केड मशीन के साथ खेलती है, मूल रूप से चरित्र के लिए एक एनिमेशन परीक्षण के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन फिल्म निर्माताओं को यह दृश्य पसंद आया और इसे फिल्म के अंतिम कट में जोड़ा गया। संगीत मार्च 2024 में हेइटर परेरा को पिछली किश्तों से लौटते हुए फिल्म के स्कोर की रचना करने की घोषणा की गई थी। 15 फेरेल विलियम्स को भी परेरा के साथ स्कोर की संरचना करने के साथ साथ नए गाने लिखने के लिए लौटने की पुष्टि की गई थी। 8 मई को विलियम्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर फिल्म के लिए अपने मूल गीत डबल लाइफ का 30 सेकंड का स्निपेट पूर्वावलोकन किया। 14 जून 2024 को विलियम्स ने इस गीत को डिस्पिकेबल मी 4 साउंड ट्रैक के पहले एकल के रूप में रिलीज किया। 18 इस गीत की व्याख्या कनाडाई रैपर ड्रेक पर लक्षित एक डिस ट्रैक के रूप में की गई है। 19-20 अप्रोक्स के लिए लिखते हुए डेरिक रोसिग्नोल ने देखा कि धुन हैप्पी जैसी सामान्य और मूव्यज्ञवादी नहीं है, लेकिन इसमें शानदार खांचा है और ग्रू रिफ्रेन वास्तव में नरक के रूप में आकर्षक है। यह शायद हैप्पी की तरह दुनिया बदलने वाला एकल नहीं होगा, लेकिन यह बच्चों की फिल्म साउंड ट्रैक किराया के ऊपरी स्तर पर है। विपणन फिल्म का पहला ट्रेलर 28 जनवरी 2024 को 2023-24 NFL प्लेफ चैंपियनशिप गेम्स के दौरान रिलीज किया गया था। 23 ट्रेलर में गन्स एन रोजेस के स्वीट चाइल्ड ओ माइन और हॉल एंड ओट्स के मैनेटर गाने शामिल हैं। साथ ही टेलीविजन शो में ड्रैगन फोर्स के थ्रू द फायर एंड फ्लेम्स भी शामिल हैं। CBR ने बताया कि ट्रेलर में ग्रू परिवार के एक नए सदस्य का स्वागत करने के संघर्ष को दिखाया गया है और इसमें विल फेरेल की मैक्सिम लेमाल की शुरुआत भी शामिल है। 12 स्क्रीन रेंट के ब्रेनन क्लेन ने देखा कि ग्रू का अपने बेटे ग्रू जूनियर के साथ अशांत संबंध उसकी दत्तक बेटियों के साथ अच्छे संबंधों के विपरीत था। 11 फरवरी को सुपर बाउल LVII के दौरान एक अतिरिक्त ट्रेलर का खुलासा किया गया, जिसे जॉन है द्वारा सुनाया गया, जिन्होंने पहले 2015 की स्पिन फिल्म मिनियंस में हर्ब ओवरकिल की आवाज दी थी और इसमें फेरेल और स्टीव कैरेल द्वारा कैमियो किया गया था। द हॉलीवुड रिपोर्टर के रयान गजेवस्की ने कहा कि ट्रेलर आधुनिक तकनीक के लाभों का बखान करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन इसमें AI द्वारा उत्पन्न अजीब छवियां दिखाई गईं। ट्रेलर में फेरेल और कैरेल के पुनर्जागरण युग से प्रेरित पोज का आनंद लेते हुए 10 अप्रैल को सिनेमाकॉन में यूनिवर्सल ने ग्रू और पोपी की एक क्लिप दिखाई, जिसमें वे एक हनी बेजर चुराने की कोशिश कर रहे थे। 26 स्क्रीन रेंट के ब्रेनन क्लाइन ने सराहना की कि क्लिप ने सीक्वल में ग्रू की घरेलू पारिवारिक व्यक्ति की स्थिति के महत्वपूर्ण तत्व को मजबूत किया। 27 दूसरा ट्रेलर 7 मई 2024 को रिलीज किया गया था। 28 द रैप के लिए लिखते हुए ड्रू टेलर ने ट्रेलर को मिनियंस हैवी
कहा और ट्रेलर में दिखाए गए फेरेल विलियम्स के नए मूल गीतों में से एक की ओर इशारा किया। 29 कोलाइडर ने एक प्रयोग के लिए मिनियन स्वयंसेवकों के एक छोटे समूह को भर्ती करने के विनाशकारी परिणामों का उल्लेख किया जिसने उन्हें सुपरपावर दिए। पत्रकार डिएगो पेराल्टा ने एक सीक्वेंस की ओर इशारा किया जिसमें सुपरपावर वाले मिनियन में से एक लेजर विजन के साथ अपने बेस के एक हिस्से को नष्ट कर देता है और कहा कि खलनायक मैक्सिम और वेलेंटिना ग्रू द्वारा पहले सामना किए गए किसी भी खतरे से अधिक खतरनाक हैं। 8 जून 2024 को इल्यूमिनेशन ने फिल्म के लिए एक पैरोडी टीजर जारी किया जिसमें स्टीव कैरेल ने मेगावर्स की घोषणा की जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स जैसे साझा ब्रह्मांडों की पैरोडी है, यह दावा करते हुए कि इल्यूमिनेशन 100 साल की फिल्में, टेलीविजन श्रृंखला और मेगा मिनियन अभिनीत मंच प्रस्तुतियों को जारी करेगा। 31 इल्यूमिनेशन ने मेगावर्स के लिए एक वेबसाइट भी प्रकाशित की। 32 वेबसाइट पर नोट किए गए कुछ नकली प्रोडक्शंस में मेगा मिनियन, द टैक्स राइट और एक शीर्षकहीन मेगा मिनियन स्पिम्फ सीरीज शामिल है जिसमें कठोर बाजार परीक्षण और तदर्थ निर्णय लेने के आधार पर कहानी निर्धारित की जाएगी। 32 गैर प्राथमिक स्रोत की आवश्यकता है। स्टंट की प्रशंसा किसके द्वारा? हॉलिडे हंट और कोयोट बनाम एक में और 2022 डीसीयू फिल्म ब्लैक एडम, साथ ही डिज्नी की उनकी क्लासिक एनिमेटेड फिल्मों के लाइव एक्शन रीमेक और मार्वल के कई हालिया प्रोडक्शंस जैसे एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटमैनिया और सीक्रेट इन्वेजन को मिलाजुला स्वागत। 31 सत्यापन विफल। रिलीज नाट्य डिस्पिकेबल मी 4 का प्रीमियर 9 जून 2024 को न्यूयॉर्क शहर के जैज 8 लिंकन सेंटर में हुआ। 33 और 13 जून को एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में इसका फ्रेंच प्रीमियर हुआ। 34 यह फिल्म 20 जून को ऑस्ट्रेलिया में, 35 और 3 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज हुई। होम मीडिया नेटफ्लिक्स के साथ यूनिवर्सल के दीर्घकालिक सौदे के हिस्से के रूप में फिल्म पेटीवी विंडो के पहले 4 महीनों के लिए पीकॉक पर स्ट्रीम होगी, अगले 10 महीनों के लिए नेटफ्लिक्स पर जाने से पहले और शेष 4 के लिए पीकॉक पर वापस आ जाएगी। 8 जुलाई 2024 तक डिस्पिकेबल मी 4 ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $131.9 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $108.4 मिलियन की कमाई की है, जिससे दुनिया भर में कुल $240.2 मिलियन की कमाई हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डिस्पिकेबल मी 4 को अपने 5 दिवसीय शुरुआती सप्ताहांत में 4030 सिनेमाघरों से 125 मिलियन की कमाई करने का अनुमान था। 38-39 फिल्म ने अपने पहले दिन $27 मिलियन और दूसरे दिन $26.8 मिलियन कमाए। 40-41 यह पारंपरिक 3 दिवसीय सप्ताहांत में $75 मिलियन की शुरुआत करने के साथ साथ कुल 5 दिवसीय सकल $122.6 मिलियन के साथ बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर पहुंच गया। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 117 आलोचकों की 52% समीक्षाएं सकारात्मक हैं, जिनकी औसत रेटिंग 5.4 है। वेबसाइट की आम सहमति पड़ती है, तेज गति और तमाशा करने वाले चुटकुलों से भरपूर डिस्पिकेबल मी 4 एक पिनाटा की तरह भरी हुई है, लेकिन दर्शकों को एक सुखद चीनी रस देने के लिए पर्याप्त कैंडी से भरी हुई है। 43 मेटाक्रिटिक, जो एक भारित औसत का उपयोग करता है, ने 33 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 50 का स्कोर दिया, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं को दर्शाता है। 44 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, पहली 2 फिल्मों के समान, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने फिल्म को 82% सकारात्मक स्कोर दिया, जिसमें 63% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी सिफारिश करेंगे। वैरायटी ने माना कि फिल्म मनोरंजक है, लेकिन कथानक बेकार पात्रों से भरा हुआ है। एक बात बिल्कुल निश्चित है, हमने इन पात्रों को अभी तक नहीं देखा है, भले ही हम चाहें कि उनमें से कुछ अगले सीक्वल से बाहर रहें, जैसे कि मेगा मिनियन, जो सुनने में जितने प्यारे लगते हैं उतने हैं नहीं। 45 स्क्रीन रेंट 46 या द हॉलीवुड रिपोर्टर में इसी तरह का मूल्यांकन पाया जा सकता है।
उदाहरण के लिए विभिन्न कथानक रेखाओं के बीच खलनायक की अविकसित भूमिका, तेज गति से चलने वाली 95 मिनट की फिल्म डिस्पिकेबल मी 4 मैक्सिम को अपनी योजनाओं को एक तरह से लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देती है, जो एक भावनात्मक झटका देती है। 47 एबीसी न्यूज ने टिप्पणी की, क्या डिस्पिकेबल मी फिल्म की समीक्षा एक विचारशील विश्लेषण होनी चाहिए या सिर्फ मिनियन द्वारा इसमें किए गए मजेदार कामों की एक सूची होनी चाहिए? जितना मैं फिल्म आलोचना के मूल्य में विश्वास कर सकता हूँ, मुझे संदेह है कि मूल्यांकन के बेहतरीन बिंदु भी उतनी ही तेजी से नष्ट हो जाएंगे जितनी तेजी से मिनियन बेलो कह सकता है। क्रिस रेनॉल्ड, जन्म दिसंबर 1966, एक अमेरिकी डिजाइनर, स्टोरीबोर्ड कलाकार, निर्देशक, निर्माता और आवाज अभिनेता हैं, जो इल्यूमिनेशन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2006 की एनिमेटेड शॉर्ट नो टाइम फॉर नट्स के लिए एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें एनिमेटेड आइस एज फिल्मों के चरित्र स्क्रैट को दिखाया गया था। उनका सबसे लोकप्रिय काम डिस्पिकेबल मी फिल्में हैं, जिन्होंने पहली, दूसरी और चौथी फिल्मों का निर्देशन किया है, जिनमें से पहली 2 का उन्होंने पियरे कॉफिन के साथ सहनिर्देशन किया था। कॉफिन के साथ उन्होंने मिनियन का सनिर्माण भी किया और अपनी आवाज दी। उन्होंने द लोरेक्स, द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स और इसके सीक्वल का भी निर्देशन किया। जीवन और कैरियर। क्रिस रेनॉल्ड का जन्म 1966 में बाल्टीमोर में हुआ था। 15 साल की उम्र में वे बेथलेहम, पेंसिल्वेनिया चले गए, जब उनके पिता, जो बेथलेहम स्टील के लिए काम करते थे, को उनके कॉरपोरेट मुख्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया। 2 रेनॉल्ड ने कहा है कि उन्हें इस कदम के साथ मिश्रित भावनाएं थीं। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें परेशानी हुई, लेकिन यह उनके जीवन की सबसे अच्छी चीजों में से एक भी थी, क्योंकि इससे उन्हें पता चला कि वहाँ एक महान, बड़ी दुनिया है। वह हाई स्कूल की सालाना किताबों और अखबारों के लिए कलाकार थे और कॉमिक किताबें बनाने की ख्वाहिश रखते थे। 2 उन्होंने 1985 में एलेनटाउन, पेंसिल्वेनिया में पार्कलैंड हाई स्कूल से स्नातक किया और एलेनटाउन में बॉम स्कूल ऑफ आर्ट में भाग लिया, जहां उन्हें $1000 की छात्रवृत्ति मिली। 1989 में एक चित्रण की डिग्री के साथ सिरैक्यूज विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद 4 रेनॉल्ड ने खेल मनोरंजन उद्योग में एक ग्राफिक डिजाइनर 5 के रूप में काम करना शुरू किया। उन्होंने NFL प्रॉपर्टीज, MBA और फुट लॉकर के लिए लोगो और शुभंकर बनाए हैं। विभिन्न प्रकाशनों और एजेंसियों के लिए एक डिजाइनर और चित्रकार के रूप में काम करने के बाद क्रिस ने कॉमिक पुस्तकें बनाना और लिखना शुरू किया। मार्वल कॉमिक्स और DC कॉमिक्स दोनों के लिए काम करते हुए उनकी परियोजनाओं में मार्वल की स्टारफ्लेट अकादमी को चित्रित करना और कहानी की अवधारणा को पेश करना शामिल था, जो बैटमैन कैटाक्लिस्म 6 में विकसित हुआ, जिसमें गोथम शहर में आए विनाशकारी भूकंप को दर्शाया गया था। सभी बैटमैन संबंधी कॉमिक्स में इस साल भर की कहानी के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध चरित्र की बिक्री और दृश्यता में वृद्धि हुई और इसके बाद प्रशंसित नो मैन्स लैंड कहानी की स्थापना हुई। डिज्नी चैनल के द बुक ऑफ पूह के प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में रेनॉल्ड ने बच्चों के टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। उस अभूतपूर्व परियोजना के बाद से वह बियर इन द बिग ब्लू हाउस, लेजी टाउन, क्यूरियस पिक्चर्स और सोनी पिक्चर्स एनिमेशन के लिए वर्चुअल सेट और कठपुतली चरित्रों को डिजाइन करने में सक्षम रहे हैं। इट्स ए बिग बिग वर्ल्ड के साथ, जो 2006 से 2010 तक PBS पर प्रसारित हुआ, उन्होंने इस एमी नामांकित बच्चों के कार्यक्रम के हर पहलू के दृश्य विकास और डिजाइन का नेतृत्व किया। उद्धरण की आवश्यकता। रेनॉल्ड ने ब्लू स्काई स्टूडियो के लिए रोबोट्स, आइस एज, द मेल्टडाउन और डॉ सीस के रूपांतरण हॉटन हियर से हूँ फिल्मों में एक कहानीकार के रूप में काम किया। उन्होंने एनिमेटेड शॉर्ट नो टाइम फॉर नट्स लिखा और संनिर्देशित किया, जिसे एनी अवार्ड और एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म के लिए 2007 का ऑस्कर नामांकन मिला। 7 इसे 2006 में एनिमेशन शो ऑफ शो में भी शामिल किया गया था। रेनॉल्ड इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट के लिए काम करने के लिए पेरिस चले गए। 8 डिस्पिकेबल मी 2010 का निर्देशन करते समय रेनॉल्ड ने अपने निर्देशन साथी पियरे कॉफिन के साथ मिलकर ग्रू के प्रसिद्ध गुर्गे मिनियन को विकसित करना शुरू किया। शुरुआत में प्राणियों को रोबोट बनाने के बारे में चर्चा हुई थी। 9 तब रेनॉल्ड को यह विचार आया कि वे तिल के लोग हो सकते हैं और उन पर चश्मा लगा दिया। मैंने कुछ तत्वों को मिलाकर एक बहुत ही खुरदुरा,
बदसूरत छोटा स्केच बनाया और इसे पियरे को भेजा, जिन्होंने इसके बाद एरिक ग्विलन के साथ इस पर चर्चा की, जो मिनियन के कला निर्देशक और अंतिम डिजाइनर थे, और उन्होंने उनमें से कुछ विचार लिए और साथ में हम मिनियन के स्वरूप के बारे में आए। जितना अधिक फिल्म निर्माताओं ने छोटे लोगों पर काम किया, वे उतने ही पीले और बेलनाकार होते गए। मिनियन के लिए प्रेरणाओं में विली वोंका से ओम्पालूम्पा और स्टार वार्स से जवास, साथ ही मूक स्क्रीन सितारे बस्टर कीटन और चार्ली चैपलिन और वार्नर ब्रदर्स कार्टून चरित्र शामिल थे। चारचित्र निर्देशन सौदे में 11 उन्होंने डिस्पिकेबल मी 2010, डॉ सीस द लोरेक्स 2012, डिस्पिकेबल मी 2 2013, 12 और द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2016 का निर्देशन किया, जिसमें 2 पालतू कुत्तों मैक्स और ड्यूक को अपने झगड़े पीछे छोड़ने पड़ते हैं जब उन्हें पता चलता है कि एक खरगोश, स्नोबॉल, सभी पालतू जानवरों के मालिकों और उनके पालतू जानवरों से बदला लेने के लिए परित्यक्त पालतू जानवरों की एक सेना का निर्माण कर रहा है। 13 रेनॉल्ड ने 2013 में इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट के साथ एक नया अनुबंध किया, जिसमें उन्होंने कहा, मुझे इल्यूमिनेशन के साथ काम करना बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे एक के बाद एक फिल्म निर्देशित करने का एक अनूठा अवसर दिया है। बहुत बार एनिमेशन निर्देशक एक फिल्म बनाते हैं और फिर अगले 5 साल दूसरी फिल्म बनाने में बिता देते हैं, लेकिन मैं काम करते रहने और फिल्में बनाते रहने की अनूठी स्थिति में हूँ, इसलिए मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। 2012 के एक साक्षात्कार में उन्होंने उल्लेख किया कि उन्होंने एक बच्चे के रूप में डॉ सीस की किताबें पढ़ी, जिसने द लोरेक्स जैसी फिल्मों के साथ उनके काम को प्रभावित किया। 14 जब उनसे पूछा गया कि क्या वह लाइव एक्शन फिल्मों की ओर रुख करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सोचा है और भविष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन वह अभी एनिमेशन के साथ सहज महसूस करते हैं। 6 रेनॉल्ड ने 2017 में डिस्पिकेबल मी 3 का कार्यकारी निर्माण किया और 2022 में मिनियंस द राइज ऑफ ग्रू का निर्माण किया। वह 2019 में सीक्वल द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2 और 2024 में डिस्पिकेबल मी 4 का निर्देशन करने के लिए लौटे। व्यक्तिगत जीवन। रेनॉल्ड 2008 से 2009 से अपनी पत्नी लॉरेन और अपने 2 बच्चों जॉन और कीली के साथ पेरिस, फ्रांस में रह रहे हैं। पियरे-लुई पडांग कॉफिन, जन्म 16 मार्च 1967, एक फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक, आवाज अभिनेता और एनिमेटर हैं, जिन्हें डिस्पिकेबल मी फ्रेंचाइजी में 4 फिल्मों के सहनिर्देशन और मिनियन की प्राथमिक आवाज होने के लिए जाना जाता है, जिसने उन्हें 10वें सीयू अवार्ड्स में किड्स फैमिली अवार्ड दिलाया। जीवन और कैरियर। कॉफिन का जन्म 16 मार्च 1967 को फ्रांस में इंडोनेशियाई उपन्यासकार एनएच दीनी और फ्रांसीसी राजनयिक यवेस कॉफिन के घर हुआ था। उनकी एक बहन है, मैरी क्लेयर। अपने बचपन के दौरान वे अक्सर एशिया भर में घूमते रहे। 1970 के दशक में पेरिस के एक उपनगर में बसने से पहले कंबोडिया और जापान में रहते थे। बड़े होने पर उनके पिता ने उन्हें टीवी देखने से मना किया, इसे बहुत निष्क्रिय मानते हुए। इसके बजाय कॉफिन ने चित्र बनाना, पढ़ना और संगीत सुनना बहुत पसंद किया। हालांकि उन्होंने कभी कला में करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन उनके कुछ प्रतिभाशाली दोस्तों, जो उनसे बेहतर ड्राइंग करते थे, ने उन्हें अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। 1985 और 1988 के बीच उन्होंने पेरिस सोरबोन विश्वविद्यालय में सिनेमा का अध्ययन किया। अपनी सैन्य सेवा में भाग लेने के दौरान उन्होंने पेरिस में गोबलिन्स एनिमेशन स्कूल में प्रवेश परीक्षा देने के लिए अपना नाम वापस ले लिया। उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने वहां 1990 से 1993 तक 2D पाठ्यक्रम का अध्ययन किया। 4 फिर वह 2D लंदन स्थित सुविधा एम्बलिन चले गए, जहां उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्मित VR बैक ए डायनासोर की स्टोरी में 1 वर्ष तक जूनियर एनिमेटर के रूप में काम किया। 3 इसके बाद उन्होंने फ्रेंच CGI स्टूडियो एक्स मशीना में एक फ्रीलांस एनिमेटर के रूप में शुरुआत की, जहां उन्होंने एक एनिमेटर और अंतः एनिमेशन पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। पियरे कॉफिन के निर्देशन करियर की शुरुआत 1997 में पिंक्स नामक एक लघु फिल्म से हुई। 5 2010 में उन्होंने क्रिस रेनॉल्ड के साथ यूनिवर्सल के लिए फीचर CGI एनिमेटेड फिल्म डिस्पिकेबल मी पूरी की। कॉफिन ने रेनॉल्ड के साथ डिस्पिकेबल मी और डिस्पिकेबल मी 2, डिस्पिकेबल मी 3 और डिस्पिकेबल मी स्पिन-ऑफ मिनियंस विद काइल बाल्डा का निर्देशन किया। 6 जिसमें उन्होंने विभिन्न मिनियंस की आवाज के रूप में भी काम किया।
कॉफिन ने मिनियंस के लिए मिनियन आवाज़ों के कई अलग अलग डब रिकॉर्ड किए ताकि विभिन्न राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर अपील की जा सके, जिसमें देश के आधार पर अलग अलग स्थानीय शब्दों को मिलाया गया। कॉफिन वर्तमान में इल्यूमिनेशन के लिए 2 वेब सीरीज विकसित कर रहे हैं जो टिकटॉक और बाद में यूट्यूब पर शुरू होंगी, जिसका शीर्षक है हुज हू और बोन स्टोरी। व्यक्तिगत जीवन। कॉफिन के 2 बच्चे हैं। जॉय लिन किंग, एक जन्म 30 जुलाई 1999, एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्होंने कॉमेडी फिल्म रमोना एंड बीस 2010 में रमोना क्विम्बी के रूप में अभिनय किया और द किसिंग बूथ फिल्म श्रृंखला 2018 से 2021 में एक देर से खिलने वाली किशोरी के रूप में अपनी प्रमुख भूमिका के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त की। किंग को क्राइम ड्रामा सीरीज द एक्ट 2019 में जिप्सी रोज ब्लैंचर्ड की भूमिका निभाने के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसके लिए उन्हें प्राइमटाइम एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। किंग बैटल, लॉस एंजल्स 2011, क्रेजी, स्टूपिड, लव 2011, द डार्क नाइट राइज 2012, द कॉन्जूरिंग 2013, व्हाइट हाउस डाउन 2013, इंडिपेंडेंस डे, रिसर्जेंस 2016 और गोइंग इन स्टाइल 2017 के साथ साथ एफएक्स ब्लैक कॉमेडी सीरीज फार्गो 2014 से 2015 में भी नजर आ चुकी हैं। उसके बाद से उन्होंने एक्शन फिल्मों बुलेट ट्रेन 2022 और द प्रिंसेस 2022 और रोमांटिक कॉमेडी ए फैमिली अफेयर 2024 में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं और डेस्पिकेबल मी 4 2024 में एक आवाज की भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन। किंग का जन्म लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में टेरी और जेमी किंग के घर 30 जुलाई 1999 को हुआ था। 3 उन्होंने 4 साल की उम्र में लाइफ सीरियल के विज्ञापन में पेशेवर रूप से अभिनय करना शुरू किया। 4 वह AT&T के ज्वेलर्स और एग्गो के विज्ञापनों में भी रही हैं। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं, जिनमें से एक अभिनेत्री हंटर किंग है। किंग अपनी मां की ओर से अश्केनाजी यहूदी वंश की है, जबकि पिता की ओर से इटालियन है। उसने कहा है, मैं यहूदी हूं, लेकिन मैं वास्तव में धार्मिक नहीं हूं। शिक्षा। किंग ने सिमी वैली में फीनिक्स रेंज स्कूल में पढ़ाई की। एक बच्चे के रूप में उन्होंने सिमी वैली कल्चरल आर्ट्स सेंटर में एक टैलेंट शो के लिए एक कैपेला गाया। 4 और अगोरा में स्टेज डोर चिल्ड्रन थिएटर के साथ प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत जीवन। किंग ने 2019 में निर्माता और निर्देशक स्टीवन पीट के साथ रिश्ता शुरू किया, जब वे द एक्ट के सेट पर मिले थे। फरवरी 2022 में उनकी सगाई हुई। 8 और 2 सितंबर 2023 को स्पेन के मैलोर्का में उनकी शादी हुई। कैरियर। 2008 से 2016 शुरुआत और बाल अभिनय। किंग ने एनिमेटेड फीचर हॉट एंड हियर से हूँ 2008 में पीले फरबॉल कैटी की आवाज दी। वह क्वारंटीन 2008 में भी दिखाई दी। 2010 में उन्होंने घोस्ट व्हिस्परर सीरीज में अतिथि भूमिका निभाई। वह 2 एपिसोड में एमिली मेसन के रूप में द सूट लाइफ ऑफ जैक एंड कोडी में भी दिखाई दी। अन्य टेलीविजन प्रस्तुतियों में जेरिको, एंटोरेज, CSI, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, मीडियम और लाइफ इन पीस शामिल हैं। किंग की पहली मुख्य भूमिका 2010 की फिल्म रमोना एंड बीस में थी, जो बेवर्ली क्लीरी पुस्तक श्रृंखला का एक रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने रमोना क्विम्बी की भूमिका निभाई थी। 11 उन्होंने रमोना ब्लू नामक फिल्म के लिए एक सिंगल भी रिलीज किया। फिल्म में उनकी भूमिका ने उन्हें यंग आर्टिस्ट अवार्ड दिलाया। किंग बैटल, लॉस एंजल्स में दिखाई दी, जहां उन्होंने कर्स्टन नाम की लड़की की भूमिका निभाई। 2011 में भी उन्होंने क्रेजी, स्टूपिड, लव में सहाभिनय किया। वह टेलर स्विफ्ट के मीन म्यूजिक वीडियो में भी दिखाई दी, जिसमें वह स्कूल कैफेटेरिया में एक युवा छात्रा के रूप में दिखाई दी, जिसे उसके साथियों ने अस्वीकार कर दिया था। किंग ने क्रिस्टोफर नोलन की तीसरी बैटमैन फिल्म द डार्क नाइट राइज 2012 में एक युवा तालिया अल घुल के रूप में भूमिका निभाई थी। 13 उन्होंने अल्पकालिक कॉमेडी सीरीज बेंट को भी फिल्माया, न्यू गर्ल में अतिथि भूमिका निभाई और द हंटिंग ओवर द सीरीज के अंतिम एपिसोड गुडविल टूवर्ड्स मेन में थीं। 2013 में किंग ओज द ग्रेट एंड पावरफुल
14 फैमिली वीकेंड, व्हाइट हाउस डाउन और द कॉन्जूरिंग में दिखाई दी। 2014 में वह विश आई वाज हियर में और साथ ही फार्गो में पुलिस अधिकारी गस ग्रिमली की बेटी ग्रेटा ग्रिमली के रूप में दिखाई दी। 2016 में किंग को आने वाली उम्र की ड्रामा फिल्म द पॉसिबिलिटी ऑफ फायरफ्लाइज में कास्ट किया गया था। 15 उन्होंने 2017 की हॉरर थ्रिलर फिल्म विश अपॉन में मुख्य किरदार क्लेयर की भूमिका निभाई। 16 उन्होंने स्लेंडर मैन में भी भूमिका निभाई थी जो 2018 में रिलीज हुई थी। 17 2017 वर्तमान द किसिंग बूथ और द एक्ट। 2018 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की किशोर रोमांटिक कॉमेडी द किसिंग बूथ में एली इवांस के रूप में अभिनय किया। 18 उन्होंने 2020 में रिलीज हुई सीक्वल द किसिंग बूथ 2 और 11 अगस्त 2021 को रिलीज हुई द किसिंग बूथ 3 में भूमिका को दोहराया। 19 2019 में उन्होंने हुलू पर सच्ची अपराध एंथोलॉजी टेलीविजन सीरीज द एक्ट में अभिनय किया। किंग को जिप्सी रोज ब्लैंचर्ड के रूप में लिया गया था, एक ऐसी भूमिका जिसके लिए किंग को अपने करियर में तीसरी बार अपना सिर मुंडवाना पड़ा। 2021 इसने उन्हें एमी, गोल्डन ग्लोब, एसएजी और क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स के लिए नामांकित किया। वह सीबीएस कॉमेडी लाइफ इन पीसेज के चौथे सीजन में मॉर्गन के रूप में भी दिखाई दी। आशा किंग का प्रतिनिधित्व टैलेंट एजेंट डैन स्पिलो करते हैं। 23 अगस्त 2020 में उन्होंने अपनी सेवा के लिए टेलीविजन सामग्री का निर्माण करने के लिए हुलू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 24 जुलाई 2021 में उनकी ऑल द किंग्स हॉर्स प्रोडक्शन कंपनी ने नेटफ्लिक्स के साथ एक सौदा किया। 25 वह हुलू ओरिजिनल सीरीज वी वेयर द लकी ओन्स में हलीना कुर्क के रूप में दिखाई दीं। 26 किंग को अगली बार 2024 में नेटफ्लिक्स के ए फैमिली अफेयर में देखा गया था। 27 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2008 हॉटन हियर से हूँ, केटी आवाज संग्रोधन ब्रायना 2010 रमोना और 20 रमोना क्विम्बी। मिरांडा टेलर कॉसग्रोव जन्म 14 मई 1993 एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका गीतकार है। 2000 और 2010 के दशक की शुरुआत में एक किशोर आदर्श, उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा 2012 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली बाल कलाकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया था और 2022 में फोर्ब्स की 30 अंडर 30 इन सूची में शामिल किया गया था। उनके पुरस्कारों में 4 किड्स चॉइस अवार्ड्स और 1 एमी नामांकन शामिल है। कॉसग्रोव ने 7 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की, टेलीविजन विज्ञापनों में कई बार काम किया। उन्होंने फिल्म स्कूल ऑफ रॉक 2003 में समर हैथवे के रूप में अपने अभिनय की शुरुआत की और उनकी सफल भूमिका निकेलोडियन सिटकॉम ड्रेक एंड जोश 2004 से 2007 में मेगन पार्कर थी। वह निकेलोडियन सिटकॉम आई कार्ली 2007 से 2012 और इसके पैरामाउंट प्लस रिवाइवल रन 2021 से 2023 में कार्ली शे की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध हुईं, जिनमें से बाद में उन्होंने कार्यकारी निर्माता का काम किया। उन्होंने डेस्पिकेबल मी फिल्म सीरीज 2010 वर्तमान में मार्गो को आवाज दी, द इंट्रूडर्स 2015, 3022, 2019, नॉर्थ हॉलीवुड 2021, ड्रगस्टोर जून 2024 और मदर ऑफ द ब्राइड 2024 फिल्मों में दिखाई दीं और मिरांडा कॉसग्रोव 2019 वर्तमान के साथ सीबीएस सीरीज मिशन अनस्टॉपेबल की मेजबानी करती है। कॉसग्रोव ने 2008 में श्रृंखला के लिए टाइटल साउंडर ट्रैक एल्बम के साथ अपने संगीत की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने शो के थीम गीत सहित 4 गाने गाए। 2009 में उन्होंने अपना पहला विस्तारित नाटक अबाउट यू नाउ पेश किया। उनका पहला स्टूडियो एल्बम स्पार्क्स फ्लाई अप्रैल 2010 में आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा के साथ रिलीज किया गया था। एल्बम में एकल किसिन यू शामिल था जो बिलबोर्ड हॉट 100 पर 54वें स्थान पर पहुंच गया और गोल्ड प्रमाणित हुआ। विस्तारित नाटक ईपी हाई मेंटेनेंस अगले वर्ष जारी किया गया था। अपने एल्बम और ईपी दोनों का समर्थन करने के लिए उन्होंने डांसिंग क्रेजी टूर शुरू किया। प्रारंभिक जीवन कॉसग्रोव का जन्म 14 मई 1993 को लॉस एंजल्स में टॉम कॉसग्रोव के घर हुआ था, जो ड्राई क्लीनिंग का व्यवसाय करते हैं। 5 और क्रिस नी केसी एक गृहिणी है। 5 उसने कहा है कि वह आयरिश, अंग्रेजी और फ्रेंच मूल की है। 6 वह एक इकलौती संतान है और 6ठी कक्षा से उसे घर पर ही पढ़ाया गया।
7-8 वह बचपन में शरीर की छवि को लेकर संघर्ष करती रही। 9-10 अभिनेत्री बनने से पहले वह एक पशु चिकित्सक बनना चाहती थी। 3 साल की उम्र में उन्हें लॉस एंजल्स के रेस्तरां टेस्ट ऑफ एले में गाते और नाचते हुए एक प्रतिभा एजेंट 5 ने खोजा था। 12 कॉसग्रोव का कहना है कि जब एजेंट ने उनसे और उनकी मां से संपर्क किया तो उन्होंने वास्तव में कभी अभिनेत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था और भाग्यशाली थी। 13 इसके बाद वह मैकडॉनल्ड्स 14 और मेलो येलो 14 के लिए कई टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी। 14 और विभिन्न ब्रांडों के लिए मॉडलिंग भी की। 15 7 साल की उम्र में उन्होंने थिएटर और टेलीविजन भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। 13 कैरियर 2000 के दशक कॉसग्रोव पहली बार टेलीविजन पर 2001 में नजर आईं जब उन्होंने स्मॉलविले के पायलट एपिसोड में युवा लाना लैंग के लिए अपनी आवाज दी थी। 16 उन्होंने रिचर्ड लिंकलेटर द्वारा निर्देशित स्कूल ऑफ रॉक 2003 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। फिल्म में उन्होंने समर हैथवे का किरदार निभाया था, जो बड़ी महत्वाकांक्षा और अनुशासन वाली एक युवा लड़की है जो खुद को अपने नए संगीत शिक्षक जैक ब्लैक के मुक्त स्वभाव के साथ तालमेल बिठाती हुई पाती है। ब्लैक के साथ काम करने के बारे में कॉसग्रोव ने कहा कि वह सबसे सामान्य अच्छे आदमी की तरह व्यवहार करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वह खुद को जैक ब्लैक समझता है। 17 उन्होंने उस दृश्य का भी हवाला दिया जिसमें उनका किरदार गाने की कोशिश करता है, जो विशेष रूप से कठिन है। मैं लगभग 5 साल से गायन की शिक्षा ले रही थी। 14 स्कूल ऑफ रॉक बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, जिसने दुनिया भर में $130 मिलियन से अधिक की कमाई की। 18 और यह एक आलोचनात्मक सफलता थी। 19 न्यूजवीक के डेविड एंसेन ने उनके प्रदर्शन को सटीक बताया। 20 2004 में कॉसग्रोव को टेलीविजन सीरीज में पहली बड़ी भूमिका मिली जब उन्हें ड्रेक बेल और जोश पेक के साथ निक्लोडियन सीरीज ड्रेक एंड जोश में कास्ट किया गया। श्रृंखला में उन्होंने शीर्षक पात्रों की शरारती छोटी बहन मेगन पार्कर का किरदार निभाया था। 2005 में कॉसग्रोव को कार्टून नेटवर्क की फिल्म हियर कम्स पीटर कॉटनटेल द मूवी में मंच की भूमिका से सम्मानित किया गया। फिल्म में कॉसग्रोव ने एक मादा चूहे का किरदार निभाया है जिसे जूनियर और फ्लटर एक बाज से बचाते हैं और जो उनके साहसिक कार्य में उनके साथ शामिल हो जाती है। 21 कॉसग्रोव ने एनिमेटेड कॉमेडी लिलो एंड स्टिच द सीरीज के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका भी निभाई। उन्होंने एक नाटकीय फिल्म में अपनी दूसरी प्रमुख भूमिका तब जीती जब उन्होंने ड्रेक एंड जोश के अपने सहकलाकार ड्रेक बेल के साथ कॉमेडी फिल्म योर्स माइन एंड अवर्स ने तीसरे स्थान पर शुरुआत की, जिसने अपने पहले सप्ताहांत में यूएस बॉक्स ऑफिस पर $17 मिलियन की कमाई की। 23 कॉसग्रोव की तीसरी नाटकीय रिलीज कीपिंग अप विद द स्टीन्स 2006 में रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। 24 कॉसग्रोव सी 2009 आई कार्ली के सेट पर कॉसग्रोव ने कई निक्लोडियन सीरीज में अतिथि भूमिकाएं निभाईं, जिनमें से पहली जोए 101 थी। बाद में कॉसग्रोव ने अनफेबुलस के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें एम्मा रॉबर्ट्स ने अभिनय किया था। कॉसग्रोव को सिटकॉम आई कार्ली में मुख्य किरदार के रूप में लिया गया था। 26 जिसका प्रीमियर 8 सितंबर 2007 को हुआ था। निर्माता डैन श्नाइडर ने आई कार्ली को युवा लोगों की इंटरनेट में रुचि के इर्दगिर्द तैयार किया। दर्शक अपने वीडियो सबमिट कर सकते थे और सिटकॉम में शामिल हो सकते थे। 27 अंतिम ड्रेक एंड जोश एपिसोड 16 सितंबर 2007 को प्रसारित किया गया था। 2008 की गर्मियों तक आईकार्ली 9 से 14 जनसांख्यिकीय में तीसरी सबसे अधिक रेटेड श्रृंखला थी। आईकार्ली सेव्स टीवी स्पेशल जून 2008 में केबल टेलीविजन पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन शो बन गया। 14 रिकॉर्डिंग कलाकार के रूप में उनकी शुरुआत आईकार्ली थीम गीत लीव इट ऑल टू मी से हुई। 28 जिसमें ड्रेक बेल थे और इसे 2 दिसंबर 2007 को एकल के रूप में रिलीज किया गया था। 29 जून 2008 में कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने आईकार्ली साउंड ट्रैक जारी किया, जिसमें कॉसग्रोव द्वारा गाए गए 4 गाने थे और बिलबोर्ड किड एल्बम चार्ट पर नंबर 1 पर शुरुआत हुई।
30-31 स्टे माई बेबी को एल्बम से प्रमोशनल सिंगल के रूप में रिलीज किया गया था। दिसंबर 2008 में क्रिसमस गीत क्रिसमस रैपिंग का एक कवर घंटे भर के विशेष मेरी क्रिसमस ड्रेक एंड जोश को बढ़ावा देने के लिए जारी किया गया था। 32-28 जनवरी 2009 को कॉसग्रोव ने अबाउट यू नाउ को उसी नाम के अपने आगामी डेब्यू विस्तारित प्ले से मुख्य एकल के रूप में रिलीज किया, जिसे 3 फरवरी 2008 को रिलीज किया गया था। अबाउट यू नाउ बिलबोर्ड हॉट 100 पर 47वें स्थान पर पहुंच गया। 33-34-35 2009 की एनिमेटेड फिल्म क्लाउडी विद अ चांस ऑफ मीटबॉल्स को बढ़ावा देने के लिए कोलंबिया रिकॉर्ड्स ने अगस्त 2009 में एक साथ संगीत वीडियो के साथ प्रचार एकल रेनिंग सनशाइन जारी किया। 36-37 कॉसग्रोव 2009 की MTV की फीमेल पॉप रूकीज में से एक बन गई। 38 उसी वर्ष कॉसग्रोव ने सीधे सीधे DVD फिल्म द वाइल्ड स्टैलियन 2009। 2010 का दशक 2010 मच म्यूजिक वीडियो अवार्ड्स में कॉसग्रोव। 17 मार्च 2010 को यह बताया गया कि कॉसग्रोव ने आईकार्ली के 26 अतिरिक्त एपिसोड करने के लिए कथित तौर पर कम से मध्य सातांकड़ा रेंज में एक सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। 39 कॉसग्रोव ने जुलाई 2010 में जारी यूनिवर्सल स्टूडियोज की एनिमेटेड फीचर डिस्पिकेबल मी में मार्गो की आवाज भी दी। 2010 में कॉसग्रोव ने अपने डेब्यू स्टूडियो एल्बम स्पार्क्स फ्लाई के लिए गीतकारों द मैट्रिक्स, डॉल्यूक, मैक्स मार्टिन, सेंतीस लिया हेवुड और डैनियल जेम्स के साथ काम किया। किसिन यू स्पार्क्स फ्लाई से एकमात्र एकल के रूप में जारी किया गया था और इसका प्रीमियर 12 मार्च 2010 को रयान सीक्रेस्ट के रेडियो शो में किया गया था। 40 किसिन यू कॉसग्रोव की सबसे अधिक बिकने वाली एकल रिलीज बन गई। 41-42 स्पार्क्स फ्लाई अप्रैल 2010 में रिलीज हुई थी। 43 और US बिलबोर्ड 200 चार्ट पर 8वें स्थान पर पहुंच गई। मार्च 2011 में कॉसग्रोव ने अपना अनुवर्ती EP हाई मेंटेनेंस रिलीज किया। 44 यह सिंगल डांसिंग क्रेजी से पहले आया था, जिसे मैक्स मार्टिन, शेलबैक और एवरिल लेविग्ने ने लिखा था और मार्टिन और शेलबैक ने इसका निर्माण किया था। 45 सिंगल बिलबोर्ड हॉट 100 पर 100वें स्थान पर पहुंच गया। 44 सोफिया मार्गारिटा वेरगारा वेरगारा, स्पेनिश SOFI.EA, जन्म 10 जुलाई 1972, 1 कोलंबियाई और अमेरिकी अभिनेत्री और टेलीविजन हस्ती हैं। उन्हें ABC सिटकॉम मॉडर्न फैमिली 2009 से 2020 में ग्लोरिया डेलगाडो प्रिचेट और नेटफ्लिक्स मिनिस्ट्रीज ग्रिसेल्डा 2024 में ड्रग लॉर्ड ग्रिसेल्डा ब्लैंको की भूमिका के लिए जाना जाता है। पूर्व के लिए उन्हें 4 गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और 4 प्राइमटाइम एमी अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। इस भूमिका ने उन्हें अमेरिका में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया। 1990 के दशक के अंत में स्पेनिश भाषा के टेलीविजन नेटवर्क यूनिविजन के लिए 2 टेलीविजन शो की सहमेजबानी करते हुए वेरगारा ने प्रसिद्धि प्राप्त की। अंग्रेजी में उनका पहला उल्लेखनीय अभिनय फिल्म चेजिंग पापी 2003 में था। इसके बाद वे 4 ब्रदर्स 2005 और टाइलर पेरी की कॉमेडी मीट द ब्राउन्स 2008 और मीडिया गोज टू जेल 2009 में नजर आईं, जिसके लिए उन्हें अल्मा अवार्ड के लिए नामांकन मिला। उन्होंने न्यू ईयर्स ईव 2011, द थ्री स्टूज 2012, मैचेट किल्स 2013, फेडिंग जिगोलो 2013, शेफ 2014 और हॉट परस्यूट 2015 में भी अभिनय किया है। वेरगारा ने एनिमेटेड फिल्मों हैप्पी फीट 2 2011, एस्केप फ्रॉम प्लेनेट अर्थ 2013 और द इमोजी मूवी 2017 में वॉइस ओवर भूमिकाएं भी निभाई हैं। 2020 से वेरगारा टेलीविजन टैलेंट शो अमेरिकाज गॉट टैलेंट में जज रही हैं। 6 उन्हें एक व्यवसायी और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी जाना जाता है। वह कमार्ट के लिए अपनी खुद की फैशन लाइन डिजाइन करती हैं और 2011 में पेप्सी और कवरगल दोनों के साथ अनुबंध किया। वेरगारा ने 2014 में अपनी पहली खुशबू सोफिया बाय सोफिया वेरगारा लॉन्च की और तब से 4 और खुशबुएं जारी की हैं। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में विज्ञापन अभियानों में कुछ लैटिनाओं में से एक है। 6 प्रारंभिक जीवन। वेरगारा का जन्म बैरेंक्विला में एक रोमन कैथोलिक परिवार 8 में हुआ था। 9
उनकी माँ मार्गारिटा वेरगारा डी वेरगारा एक गृहिणी थीं और उनके पिता जूलियो एनरिक वेरगारा रोबायो मांस उद्योग के लिए एक मवेशी पालक थे। 10, 11, 12 उन्हें उनके 5 भाई बहनों और कई चचेरे भाइयों ने टोटी उपनाम दिया था। शिसा वर्गीज ने शुरुआत में कोलंबिया के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में 3 साल तक दंत चिकित्सा का अध्ययन किया, लेकिन मॉडलिंग और शो बिजनेस में अवसरों का पीछा करने के लिए उन्होंने अपनी डिग्री पूरी करने से 2 सेमेस्टर पहले ही पढ़ाई छोड़ दी। 10, 14, 1998 में उनके बड़े भाई राफेल की कोलंबिया में अपहरण के प्रयास के दौरान हत्या कर दी गई थी। 15 हत्या के कारण हुई अशांति में फंसना नहीं चाहती थी। वर्गीज संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं, मियामी, फ्लोरिडा में बस गईं। 9, 10, 13, 16 उनकी चचेरी बहन और दत्तक बहन सैंड्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक टेलीविजन अभिनेत्री भी हैं। 17, 18 कैरियर वेरगारा को कोलंबिया के एक समुद्र तट पर टहलते हुए एक फोटोग्राफर ने देखा था और उन्हें जल्द ही मॉडलिंग और टेलीविजन के काम के प्रस्ताव दिए गए। 19, 20 वह अपना पहला टेलीविजन विज्ञापन करने को लेकर आशंकित थीं, जब तक कि उनके कैथोलिक स्कूली शिक्षकों ने उन्हें यह काम करने की व्यक्तिगत अनुमति नहीं दी। 21 उन्होंने 17 साल की उम्र में लैटिन अमेरिका में प्रसारित पेप्सी के विज्ञापन में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। 22 इसके बाद उन्होंने क्रिएटिव वर्कशॉप स्कूल ऑफ एक्टिंग में पढ़ाई शुरू की, जहां ग्लोरिया एस्टेफन ने भी प्रशिक्षण लिया। और 2009 में वेरगारा 6 सप्ताह के लिए शिकागो ब्रॉडवे में मेट्रॉन मामा मॉर्टन के रूप में दिखाई दी। 24-25 वह ली डेनियल द्वारा निर्देशित एक स्वतंत्र नाटक द पेपर बॉय में अभिनय करने वाली थीं। हालांकि शूटिंग में देरी हुई और संशोधित बहाली मॉडर्न फैमिली के तीसरे सीजन के लिए उनके शूटिंग शेड्यूल से टकरा गई और उन्होंने इसे छोड़ दिया। 26 जुलाई 2011 में उन्होंने फेरेली भाइयों की द थ्री स्टूज की शूटिंग पूरी की, जो किसी प्रमुख फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। उसने कहा, मैं एक मतलबी महिला का किरदार निभा रही हूँ जो थ्री स्टूज को अपने पति को मारने के लिए उकसाने की कोशिश करती है ताकि उसे सारा पैसा मिल जाए। 27 अप्रैल 2012 में वह अपने बेटे मनोलो की यूट्यूब वेब सीरीज विदा कॉन टोटी में दिखाई दीं। 28 2009 में वेरगारा उन्होंने एबीसी सिटकॉम मॉडर्न फैमिली में ग्लोरिया डेलगाडो प्रिचेट के रूप में अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें 2010 से 2013 तक कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 29 Forbes.com द्वारा 18 जुलाई 2012 को जारी की गई सूची के अनुसार वेरगारा अमेरिकी टेलीविजन में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला थीं, जिन्होंने पिछले 12 महीनों में $19 मिलियन की कमाई की थी। 30-31 वेरगारा को पीपल पत्रिका के 50 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक नामित किया गया था और द हॉलीवुड रिपोर्टर और बिलबोर्ड द्वारा हॉलीवुड की सबसे प्रभावशाली लैटिन महिलाओं में से एक के रूप में नामित किया गया था। 32 वेरगारा को 7 मई 2015 को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। 33-34 जून 2016 में मानवाधिकार अभियान ने ऑरलैंडो नाइट क्लब शूटिंग के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वीडियो जारी किया। वीडियो में वेरगारा और अन्य ने वहां मारे गए लोगों की कहानियां बताईं। 36-37 सितंबर 2016 तक फोर्ब्स ने बताया कि वेरगारा टेलीविजन में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थीं, जिन्होंने पिछले वर्ष $43 मिलियन कमाए थे। 38 फरवरी 2020 में यह घोषणा की गई कि वेरगारा अमेरिका के गॉट टैलेंट की जज होंगी, जो इसके 15वें सीजन से शुरू होगी। वह 2021 में अपने दूसरे सीजन के लिए, 2022 में अपने तीसरे, 2023 में अपने चौथे और 2024 में अपने 5वें सीजन के लिए लौटीं। 39-24 व्यावसायिक उद्यम 2011 में यह घोषणा की गई थी कि वर्गीज सॉकर माताओं को लक्षित करते हुए कमार्ट के लिए एक कपड़ों की लाइन डिजाइन कर रही थी। 40 2011 में वर्गीज को कवरगर्ल का चेहरा नामित किया गया था, जिसका पहला विज्ञापन जनवरी 2012 में प्रदर्शित हुआ था। 32 अप्रैल 2011 में वह डेविड बेकहम के साथ डाइट पेप्सी के एक विज्ञापन में, 41 और जनवरी 2012 में एक और विज्ञापन में दिखाई दीं। 42 इसके अलावा 2011 में वह कॉमकास्ट के एक्सफिनिटी ब्रांड और स्टेट फार्म के कई विज्ञापनों में दिखाई दीं। 43
2013 में उन्होंने डाइट पेप्सी, रूम्स टू गो और दवा सिंथोरॉइड के साथ समर्थन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 3. वर्गीज ने 2013 में रूम्स टू गो के साथ एक फर्नीचर लाइन शुरू की। 45. 2014 में वेरगारा अमेरिकी एंटी डैंड्रफ शैम्पू ब्रांड हेड एंड शोल्डर की ब्रांड एम्बेसडर बनी। 46. मार्च 2017 में उन्होंने अपनी छवि के कथित अनुचित उपयोग के लिए वीनस कॉन्सेप्ट के साथ समझौता किया, जिसके बारे में वेरगारा ने कहा कि इससे गलत धारणा बनी कि उन्होंने उनके सौंदर्य उत्पादों का समर्थन किया है। 47. उन्होंने 2014 में अपनी पहली खुशबू सोफिया बाय सोफिया वेरगारा लॉन्च की और तब से 4 और खुशबुएं जारी की हैं। 48. 49. जून 2023 में वेरगारा ने ब्यूटी ब्रांड टोटी लॉन्च किया। 50. 51. 52. ब्रांड का नाम उनके बचपन के उपनाम के नाम पर रखा गया है। 50. सोफिया वर्गारा द्वारा उत्पाद श्रृंखलाओं की सूची। वर्ष शीर्षक ब्रांड टिप्पणियां। 2005 सोफिया वर्गारा द्वारा ईबीवाई आपके द्वारा सशक्त वस्त्र संग्रह 53। 2011 से 2015 सोफिया बाई सोफिया वेरगारा के मार्ट वस्त्र संग्रह। 2013 वर्तमान सोफिया वर्गारा फर्नीचर संग्रह जाने के लिए कमरे फर्नीचर लाइन 45। 2018 सोफिया बाय सोफिया वेरगारा लैटिन अमेरिका एक्सक्लूसिव कम भुगतान करें जूते और बैग संग्रह 54। 2019 वर्तमान सोफिया वेरगारा द्वारा सोफिया जींस वॉलमार्ट वस्त्र संग्रह 55। 2020 वर्तमान सोफिया वेरगारा एक्स फोस्टर ग्रांट आईवियर संग्रह 56-57। 2021 सोफिया इंटीमेट्स बाय सोफिया वेरगारा वॉलमार्ट अंतरंग परिधान लाइन 58। 2022 सोफिया वेरगारा द्वारा सोफिया आभूषण वॉलमार्ट आभूषण लाइन। 2022 सोफिया होम बाय सोफिया वेरगारा वॉलमार्ट घर की सजावट की लाइन। 2023 टोटी वेरगारा का अपना सौंदर्य ब्रांड। वर्गीज के बाल प्राकृतिक रूप से सुनहरे हैं। फिल्मों और टेलीविजन के लिए उन्हें कभी कभी अपने बालों को गहरा भूरा या काला रंग करने के लिए कहा जाता है ताकि वह अधिक रूढ़िवादी हिस्पैनिक दिखें। 59-60 वर्गीज की शादी 18 साल की उम्र में उनके हाई स्कूल प्रेमी जो गोंजालेज से हुई थी। 9 उनका एक बेटा है जिसका नाम मनोलो है, जो 16 सितंबर 1991 को कोलंबिया में पैदा हुआ था। 61 1993 में उनका तलाक हो गया। 9 वर्गीज और उनके प्रेमी निक लोएब ने 2 साल तक डेटिंग करने के बाद 2012 में सगाई कर ली। 23 मई 2014 को वर्गीज ने घोषणा की कि सगाई रद्द कर दी गई है। 62 वर्गीज और ट्रू ब्लड स्टार जो मैंगनीलो ने 6 महीने तक डेटिंग करने के बाद क्रिसमस की पूर्व संध्या 2014 को सगाई कर ली। 63 उन्होंने 21 नवंबर 2015 को फ्लोरिडा के पाम बीच में शादी की। 64-65 17 जुलाई 2023 को वेरगारा और मैंगनीलो ने पेज 6 को घोषणा की कि वे अलग हो गए हैं और शादी के 7 साल बाद तलाक लेने की योजना बना रहे हैं। 66 फरवरी 2024 में तलाक को अंतिम रूप दिया गया। 67 वेरगारा को 2000 में 28 वर्ष की आयु में थायरॉयड कैंसर का पता चला था। 68 69 70 उनका थायरॉयड हटा दिया गया, रेडियोआयोडीन थेरेपी कराई गई और वे पूरी तरह ठीक हो गईं। 71 वह हाइपोथायराइडिज्म को रोकने के लिए दवा लेती हैं। 72 9 मई 2011 को वेरगारा के छोटे भाई जूलियो को उस वर्ष अप्रैल में गिरफ्तार होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से कोलंबिया भेज दिया गया था। जूलियो को भी लंबे समय से नशीली दवाओं की लत थी और वह पहले भी कानून के साथ उलझ चुका था। 73 74 वेरगारा ने परेड पत्रिका को बताया, किसी को 10 साल से अधिक समय तक थोड़ा थोड़ा करके मरते देखना सबसे बुरी सजा है। अब वह किसी दूसरे व्यक्ति की तरह है। 75 दिसंबर 2014 में जिमी किमेल लाइव पर अपनी उपस्थिति के दौरान वेरगारा। 2015 से 2017 तक वेरगारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द्वारा उत्पादित 2 निषेचित भ्रूणों के भविष्य के बारे में कानूनी विवाद में शामिल थी, जबकि वह अभी भी लोएब के साथ रिश्ते में थी। 78 भ्रूणों को कैलिफोर्निया के एक मेडिकल क्लिनिक में क्रायोप्रिजर्वेशन में भंडारण में रखा गया था।
2014 में दंपति के अलग होने के बाद लोएब ने कैलिफोर्निया की एक अदालत में भ्रूणों की कस्टडी के लिए मुकदमा दायर किया, लेकिन बाद में उसने उस मुकदमे को छोड़ दिया जब अदालत ने मांग की कि लोएब उन 2 महिलाओं की पहचान करे जिन्होंने उसके गर्भवती होने के बाद गर्भपात कराया था। 80 दिसंबर 2016 में वेरगारा के खिलाफ जीवन के अधिकार का मुकदमा लुइसियाना में वेरगारा के भ्रूणों को वादी बनाकर शुरू किया गया था। 81 मुकदमे में भ्रूणों का नाम एम्मा और इजाबेला रखा गया था और उनके ट्रस्टी को जेम्स चार्बोनेट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, जो न्यू ऑरलियंस निवासी थे और वेरगारा से कोई संबंध नहीं रखते थे। 82 मुकदमे का उद्देश्य भ्रूणों को एक सरोगेट वाहक का उपयोग करके आगे विकसित होने का मौका देना था, इसलिए पैदा होना और एक विरासत ट्रस्ट से लाभान्वित होना जो उनके लिए बनाया गया था और चार्बोनेट द्वारा प्रशासित किया गया था। 79 लोएब ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में 2015 के एक ऑपेर में लिखा था, उन्हें हमेशा के लिए जमे हुए रखना उन्हें मारने के समान है। 83 मुकदमे में वेरगारा के माता पिता के अधिकारों को समाप्त करने की भी कोशिश की गई क्योंकि उन्हें एक मेडिकल क्लिनिक में क्रायोप्रिजर्वेशन में रखकर उसने कथित तौर पर भ्रूणों को छोड़ दिया और उपेक्षित किया। 84 अगस्त 2017 में लुइसियाना के एक न्यायाधीश ने इस आधार पर मामले को खारिज कर दिया कि अदालत के पास भ्रूण पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था जो कैलिफोर्निया में गर्भाधान किए गए थे। 85 2024 में वेरगारा ने डियोस मियोस कॉफी लॉन्च किया, जो महिला कोलंबियाई उत्पादकों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एक ब्रांड है। 85 फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2002 मानद क्षति हवाई जहाज अपहरणकर्ता हटाए गए दृश्य 88 स्टीफन जॉन कूगन बटा के यूएन बटा जन्म 14 अक्टूबर 1965 एक अंग्रेजी हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक हैं। वह एलन पार्ट्रिज जैसे मूल पात्रों के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, जो सामाजिक रूप से अयोग्य और राजनीतिक रूप से गलत मीडिया व्यक्तित्व थे, जिसे उन्होंने आर्मंडो इनुची और क्रिस मॉरिस के साथ ऑन द ओवर और द डे टुडे पर काम करते हुए विकसित किया था। पार्ट्रिज ने कई टेलीविजन सीरीज और 2013 की फिल्म एलन पार्ट्रिज अल्फा पापा में काम किया है। 1999 में उन्होंने हेनरी नॉर्मल के साथ प्रोडक्शन कंपनी बेबी काउ प्रोडक्शंस की सहस्थापना की। अपने काम के लिए उन्होंने 4 बाफ्टा अवार्ड्स और 3 ब्रिटिश कॉमेडी अवार्ड्स के साथ साथ एकेडमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकन सहित कई प्रशंसाएं प्राप्त की हैं। कूगन ने 1980 के दशक में व्यंग्यात्मक कठपुतली शो स्पिटिंग इमेज में एक आवाज अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया और टेलीविजन विज्ञापनों के लिए आवाज दी। 2002 में द पैरोल ऑफिसर और 24 आवर पार्टी पीपल में अभिनय करने के बाद कूगन फिल्म उद्योग में प्रमुखता से उभरे। उन्होंने अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज 2004, द नाइट एट द म्यूजियम ट्रिलॉजी 2006 से 2014, ट्रॉपिक थंडर 2008, पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियन, द लाइटनिंग थीफ 2010, अवर इडियट ब्रदर 2011, रूबी स्पार्क्स 2012, इर्रिप्लेसेबल यू 2018 और ग्रीड 2019 जैसी फिल्मों में काम करना जारी रखा। उन्होंने एक कॉक एंड बुल स्टोरी 2005 में रॉब ब्राइडन के साथ खुद की भूमिका निभाई और बीबीसी सीरीज द ट्रिप 2010, द ट्रिप टू इटली 2014, द ट्रिप टू स्पेन 2017 और द ट्रिप टू ग्रीस 2020, जिनमें से सभी को फिल्मों में संक्षिप्त किया गया। 2013 में उन्होंने फिलोमेना फिल्म का सहलेखन, निर्माण और अभिनय किया, जिसने उन्हें गोल्डन ग्लोब्स और बाफ्टा में और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कारों में नामांकन दिलाया। कूगन ने नाटकीय भूमिकाएं भी निभाई हैं, जिनमें मैरी एंटोनेट 2006, व्हाट मैसी न्यू 2012, द लुक ऑफ लव 2013 और द डिनर 2017 शामिल हैं। स्टेन एंड ओली 2018 में स्टेन लॉरेल की भूमिका के लिए उन्होंने एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार अर्जित किया। बीबीसी ड्रामा द रेकनिंग 2023 में जिमी सेविल की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्टीफन जॉन कूगन 2 का जन्म 14 अक्टूबर 1965 को मिडलटन,
लंकाशायर में हुआ था। 3, 4 वे गृहिणी कैथलीन नी कूनन और IBM इंजीनियर एंथनी टोनी कूगन के बेटे हैं। 5, 6 उनके 4 भाई और एक बहन है। 7 और उनका पालनपोषण रोमन कैथोलिक में हुआ, जिसे उन्होंने निम्न मध्यम या उच्च श्रमिक वर्ग परिवार के रूप में वर्णित किया, जिसने शिक्षा के मूल्यों पर जोर दिया। 8 उनके छोटे भाई ब्रेंडन कुछ महीनों के लिए टॉप गियर के प्रस्तुतकर्ता थे, जबकि उनके बड़े भाई मार्टिन रॉक बैंड मॉक टर्टल्स के प्रमुख गायक बन गए। कूगन की मां आयरिश हैं और काउंटी मेयो से हैं, जबकि उनके पिता भी आयरिश वंश के हैं। उनके पैतृक दादा दादी मार्गरेट काउंटी किल्केनी से और थॉमस कूगन काउंटी कॉर्क से एक दर्जी प्रथम विश्व युद्ध से कुछ समय पहले मैनचेस्टर में बस गए थे। 9, 10 1950 के दशक के दौरान उनके दादा ने आयरिश आप्रवासियों के लिए एक डांस हॉल की स्थापना की। 8 कूगन ने सेंट थॉमस मोर रोमन कैथोलिक प्राइमरी स्कूल और कार्डिनल लैंगली रोमन कैथोलिक हाई स्कूल में पढ़ाई की। 11, 12 उन्होंने कहा है कि उनका बचपन खुशहाल था और उनके माता पिता ने बच्चों को अल्पकालिक आधार पर पाला था। 13 वह अल्क्रिंगटन में मैनचेस्टर न्यू रोड पर रहते थे। 14 और मई 1984 में। 15 उनके पिता कैथोलिक ग्रामर स्कूल के पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने सेल्फोर्ड रोमन कैथोलिक डायोसेसन स्कूल कमीशन द्वारा छठे फॉर्म को बंद करने के प्रस्ताव का विरोध किया, जो नहीं हुआ। शिल्यो उन्होंने 1983 में 2 O-लेवल पास किए, जो संभवतः दोबारा लिए जाने वाले परीक्षाएं थीं, जब उनकी उम्र 17 वर्ष थी। 17 1984 में उन्होंने 4 A-लेवल हासिल किए, अंग्रेजी साहित्य, ब्रिटिश सरकार और राजनीति, कला और सामान्य अध्ययन। 18 19 उसी वर्ष उनके भाई केविन ने उसी स्कूल में 9 O-लेवल हासिल किए। 20 और स्थानीय और क्षेत्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया, विशेष रूप से बास्केटबॉल और क्रॉस कंट्री दौड़ में। 21 उनकी सबसे बड़ी बहन ने पास के हॉपवुड हॉल कॉलेज में शिक्षिका बनने के लिए प्रशिक्षण लिया। उद्धरण आवश्यक। एक परिवार के रूप में यह माना जाता था कि सभी बच्चे शिक्षक बनेंगे। 8 कूगन में प्रतिरूपण करने की प्रतिभा थी और वह नाटक स्कूल जाना चाहता था, बावजूद इसके कि एक शिक्षक ने उसे सलाह दी थी कि यह एक अनिश्चित पेशे की ओर ले जा सकता है। 13 लंदन के विभिन्न ड्रामा स्कूलों में 5 असफल आवेदनों के बाद उन्हें मैनचेस्टर पॉलिटेक्निक स्कूल ऑफ ड्रामा में जगह पाने से पहले न्यू म्यूजिक थिएटर कंपनी में जगह मिली। 13 जहां उनकी मुलाकात भावी सहयोगी जॉन थॉमसन से हुई। कैरियर 1989 से 2002 एलन पार्ट्रिज के रूप में सफलता। मुख्य लेख एलन पार्ट्रिज। एलन पार्ट्रिज के किरदार में कूगन व्यंग्यात्मक आत्मक था। आई पार्ट्रिज वी नीड टू टॉक अबाउट एलन की प्रतियों पर हस्ताक्षर करते हुए। कूगन ने अपने करियर की शुरुआत एक कॉमिक और इम्प्रेशनिस्ट के रूप में की थी, जो टेलीविजन विज्ञापनों और व्यंग्यात्मक कठपुतली शो स्पिटिंग इमेज के लिए एक आवाज कलाकार के रूप में काम करने से पहले इप्सविच में नियमित रूप से प्रदर्शन करते थे। 22 1988 में उन्होंने मिस्टर ई को श्रेय दिए गए एसिड हाउस रिकॉर्ड डोंट बिलीव द हाइप के लिए स्वर प्रदान किए। दिसंबर 1988 में यह रिकॉर्ड 41वें स्थान पर पहुंच गया, जो मुख्य चार्ट रनडाउन से बाल बच गया। 1989 में वे लंबे समय से चल रहे ITV गेम शो द क्रिप्टन फैक्टर के ऑब्जर्वेशन राउंड में विशेष रूप से शूट किए गए स्केच की एक श्रृंखला में दिखाई दिए। 1992 में कूगन ने लंबे समय के सहयोगी जॉन थॉमसन के साथ अपने प्रदर्शन के लिए एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में पेरियर पुरस्कार जीता। इस समय विकसित उनके सबसे प्रमुख पात्र पॉल काफ थे, जो एक स्टीरियोटाइपिकल वर्किंग क्लास मैनचेस्टर निवासी थे, और उनकी बहन पॉलिन, जिसे कूगन ने ड्रेग में निभाया था। रेडियो 4 कॉमेडी ऑन द ओवर पर काम करते हुए कूगन ने निर्माता अरमांडो इनुची के साथ एलन पार्ट्रिज बनाया, जो ब्रिटिश खेल प्रस्तुतकर्ताओं की पैरोडी थी। कूगन ने पार्ट्रिज को लिटिल इंग्लैंडर के रूप में वर्णित किया, जिसमें दक्षिणपंथी मूल्य और खराब स्वाद था। 23 वह सामाजिक रूप से अयोग्य है, अक्सर अपने मेहमानों को नाराज करता है। 24 और उसके पास महत्व और सेलिब्रिटी की फुली हुई भावना है। 25 कूगन के अनुसार पार्ट्रिज मूल रूप से एक नोट स्केची कैरेक्टर 26 और फ्रीक शो था, लेकिन धीरे धीरे एक बेकार अल्टर ईगो के रूप में परिष्कृत हो गया। 27 1992 में पार्ट्रिज ने एक स्पिम्फ रेडियो 4 स्पूफ चैट शो नोइंग मी
नोइंग यू विद एलन पार्ट्रिज की मेजबानी की। ऑन द ओवर को 1994 में द डे टुडे के रूप में टेलीविजन पर स्थानांतरित कर दिया गया। 28 इसके बाद उसी वर्ष बाद में नोइंग मी, नोइंग यू आया। 29 1997 में कूगन ने बीबीसी के सिटकॉम आई एम एलन पार्ट्रिज में पार्ट्रिज के रूप में अभिनय किया, जिसे कूगन, यानुची और पीटर बेनहम ने लिखा था, जो एक छोटे रेडियो स्टेशन के लिए काम करने वाले सड़क किनारे के होटल में पार्ट्रिज के जीवन पर आधारित था। 23 इसने 2 बाफ्टा 30 अर्जित किए और इसके बाद 2002 में दूसरी श्रृंखला आई। 23 आई एम एलन पार्ट्रिज के बाद कूगन पार्ट्रिज से थक गए और उन्हें छोटी भूमिकाओं तक सीमित कर दिया। 31 बाद में उन्होंने कहा कि पार्ट्रिज एक बार अल्बाट्रॉस था, लेकिन एक जर्जर आरामदायक पुरानी चमड़े की जैकेट बन गया था। 32 आलोचकों ने पार्ट्रिज की जटिलता, यथार्थवाद और करुणा की प्रशंसा की है। वैनिटी फेयर ने उन्हें एक ब्रिटिश राष्ट्रीय खजाना कहा। 33 और गार्जियन ने उन्हें पिछले कुछ दशकों की सबसे महान और सबसे प्रिय कॉमिक रचनाओं में से एक के रूप में वर्णित किया। 34 पार्ट्रिज को द इनबिटवीनर्स, नाइटी नाइट और पीप शो जैसी क्रिंग कॉमेडी को प्रभावित करने का श्रेय दिया जाता है। 35 2001 में चैनल 4 के एक सर्वेक्षण में पार्ट्रिज को 100 महानतम टीवी पात्रों की सूची में 7वें स्थान पर चुना गया था। 36 दोस्तों रेटिंग की बात की जाए तो इसकी रेटिंग एक तरह से जो IMDb पर है 6.3 की है और 5.3 की इसकी रेड टमेटोज़ की रेटिंग है, जो कि बढ़िया रेटिंग है और ये फैमिली स्पेशल कॉमेडी मूवी है। बाकी इसे एक तरह से 9 जून 2024 को लेग्स एटलेंस सेंटर्स के अंदर से रिलीज़ कर दिया गया था और वर्ल्ड वाइड 3 जुलाई 2024 को यूनाइटेड स्टेट के साथ साथ इंडिया में भी इसे रिलीज़ कर दिया गया था। बाकी 95 मिनट टोटल इसकी रनिंग लेंथ है, यूनाइटेड स्टेट में से बनाया गया था और टोटल बजट भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका बजट 100 मिलियन का था और इसने अभी तक जो कलेक्शन दिया है 240.2 मिलियन का किया है। बाकी ये अभी कंटिन्यू थिएटरों में लग रही है। OTT प्लेटफॉर्म की तो अभी आप 2-3 महीने बाद ही भूल जाइए, उसके बाद ही हमें देखने को मिलेगा। लगभग 3 से 4 महीना लग सकता है OTT प्लेटफॉर्म पर। बाकी ये हमें एक तरह से बहुत ही बढ़िया कलेक्शन देखते हुए नज़र आ रही है और 2017 के अंदर ये कंफर्म कर दी गई थी और अब हमें ये देखने को मिली है। आगे भी इसके कई पार्ट देखने को मिल सकते हैं जिस प्रकार से ये कलेक्शन कर रही है। तो यदि आपको हमारी ये वीडियो आज की अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।